साथियों नमस्कार, मैं हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन आ चुका है, सो दैट मैं आपके नाम बुलाऊं। जितनी जल्दी आप ये काम करेंगे उतनी ही जल्दी हम अपने सेशन को स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि आपको पता है, ये एसएससी सीजीएल मेंस के लिए एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें हम डेली बेसिस पर 30 प्रश्न करते हैं। कल ही शुरू किया था हमने इसको, और कल जो पहले चैप्टर्स लिए थे वो मशीन इनपुट एंड आउटपुट थे और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग भी था। तो मशीन इनपुट एंड आउटपुट के तो कई सारे क्वेश्चंस हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए थे विद शॉर्ट ट्रिक, लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाया था जिसे हम आज करेंगे। और मैंने आपको एक होमवर्क भी तो दिया था, यदि आप ना भूल रहे हो तो आपको याद होगा, कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। अच्छा, जीडी वाले भी आए हैं अच्छा, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। छोटे भाई बहनों, बहुत बढ़िया, जुड़ जाइए फटाफट से। बिल्कुल, देखो पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप कल पूछ रहे थे कि क्या रेलवे में ये मशीन इनपुट आता है, तो आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखना 2022-23 के, आप देखोगे उसमें किसी किसी शिफ्ट में मशीन इनपुट पूछ लिया गया था। तो ऐसा नहीं है, वहाँ भी आ जाता है। तो आप यदि रेलवे की तैयारी वाले पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट बेसिकली ये प्रैक्टिस सेट एसएससी सीजीएल मेंस के लिए है। नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया जी, शानदार। सभी लोग जुड़ते जाएं, कमेंट करते जाएं, कौन कौन है यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके होमवर्क से। कल आपको एक होमवर्क दिया था, मुझे उम्मीद है कि आप नहीं करके लाए होंगे। क्या आप मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं या फिर कर लाए हैं, उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं? नहीं, सुपर टेट वालों के लिए कोई काम नहीं है गौरव। हाँ बिल्कुल, रोहित कुमार देख सकते हैं आप। जल्दी बताइए, क्या आप मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? नहीं करके लाए ना आप कल वाला होमवर्क? करके लाए हैं तो बताओ, नहीं करके लाए तो बताओ भाई, जल्दी से बताओ फटाफट, इतना टाइम नहीं लगाना है क्योंकि हमें अपने सेशन को आगे बढ़ाना है। किसी का जवाब नहीं है इस बारे में। और वैसे तो कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम, तो आप यदि मौन है तो स्वीकृति है आपकी कि आप नहीं करके लाए हैं इस बात पर। होमवर्क नहीं किया है। चलिए, तो मैं आपको शॉर्ट में जल्दी से ही बता देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आपका होमवर्क क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। प्रश्न संख्या 11 से 13 ही था ना, देखो जरा ध्यान से वही है ना। तो अब ज़रा ध्यान से सुनना और कोशिश करना कि आप इन्हें समझ पाए। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा भी गया है, लेकिन वो मैं नहीं डिस्कस कर रहा, मैं तो सिर्फ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो निर्देश दिए गए हैं ये किस तरीके से बने हैं। आप इनको पहचान जाओगे तो क्वेश्चन के आंसर देना तो आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा ना प्यारे साथी। तो चलिए, हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने ये कहा हो सर मैंने होमवर्क किया था। सब कह रहे हैं सर नहीं किया था, कल करेंगे होमवर्क। हाँ बहुत सही, बहुत सही, थैंक यू सौम्या। कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ाएंगे कल, स्लॉक्स पढ़ाएंगे, स्लॉक्स हाई लेवल बढ़िया वाला। ठीक है, चलो देखो जरा। देखो आप नोटिस करो, ये इनपुट है 23, 132, 38, 27, 430 और 287। उसके बाद उसका जो पहला स्टेप बना चरण 1, चरण 1 जो लिखा हुआ है, ये फर्स्ट लिखा है, ध्यान रखना, ये 1 नहीं है ना, आई है, ये फर्स्ट है। जैसे ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है। तो देखो 23 में से यदि मैं 2 हटा दूं, सॉरी 2 नहीं, 23 में से यदि मैं 3 हटा दूं राइट साइड वाला नंबर तो 2 रह जाएगा। यदि मैं इसका भी राइट साइड वाला नंबर 2 हटा दूं तो 13 रह जाएगा। यदि मैं इसका राइट साइड नंबर हटा दूं तो 3 रह जाएगा। राइट साइड का नंबर हटा दूं 2 रह जाएगा। राइट साइड हटा दूं 43 रह जाएगा। राइट साइड हटा दूं तो 28 रह जाएगा। समझ गए? क्या समझे? जल्दी बोलो कि सर हम समझे कि जो पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं कि सर जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 है, उसमें क्या हो रहा है कि एक्सट्रीम राइट, राइट ना, हाँ, एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम मतलब एकदम कोने वाला, एक्सट्रीम राइट डिजिट जो है, एक्सट्रीम राइट डिजिट जो है, राइट डिजिट, वो क्या हो रही है, हटाई जा रही है। या बहुत शुद्ध भाषा में लिख दूं, हटाओ, हटाओ, हटा देंगे सब। पहला स्टेप समझ में आ गया। अभी दूसरे स्टेप पर आइए। दूसरे स्टेप में 3 लिखा है, मुझे लगता है इस बार क्या किया उसने, लेफ्ट की डिजिट हटा दी, देखो 3 बच गया। लेफ्ट की डिजिट हटाऊंगा 32 बच गया। लेफ्ट की डिजिट हटाऊंगा तो 8 बच गया। समझ गए ना? तो स्टेप 2 में क्या हो रहा है, स्टेप 2 में क्या हो रहा है, आप मेरे साथ बोलोगे तभी तो सीखोगे।
बोलो ना मेरे साथ। स्टेप 2 में ये हो रहा है कि सर एक्सट्रीम लेफ्ट की डिजिट जो है ना उसको हटाओ, एक्सट्रीम लेफ्ट की डिजिट को हटाओ, ऐसा हो रहा है इसमें, एक्सट्रीम लेफ्ट की डिजिट को हटाया गया है। अच्छा अब आइए थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में 32 लिखा है जबकि ये तो 23 था। मुझे लगता है इनकी डिजिट्स को आपस में बदल दिया, 3 आगे 2 पीछे, 32 हो जाएगा। ऐसे ही इनको बदलेंगे तो ऐसे करके 2 3 1, तो देखो 2 3 1। इसको बदलेंगे तो 8 3, तो 8 3, पीछे से लिख रहे हैं, पीछे से, है ना, पीछे से लिख रहे हैं। स्टेप थर्ड में क्या हो रहा है, स्टेप थर्ड में क्या हो रहा है, स्टेप थर्ड में नंबर जो है ना, नंबर्स रिवर्स लिखे जा रहे हैं। कैसे लिखे जा रहे हैं प्यारे साथी, रिवर्स लिखे जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th चलिए ठीक है, रिवर्स लिखे जा रहे हैं। अच्छा अभी आते हैं स्टेप 4 की बात करते हैं। अभी स्टेप 4 में क्या हो रखा है, स्टेप 4 में देखिए जरा सर, स्टेप 4 में यदि हम देखें तो 3 है। 3 कहाँ से आया होगा कि सर फिर 2 हटा दिया क्या, लेकिन इसमें फिर 2 आ गया, इसमें 8 नहीं आया। तो इसका मतलब स्टेप 4 में कुछ और हो रहा है। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि ये जो 2 है ना लेफ्ट वाला अंक, इसमें +1 कर दो, 2 और 1 3। इस लेफ्ट वाले अंक में +1 कर दो, 1 और 1 2। इस लेफ्ट वाले अंक में +1 कर दो, 3 और 1 4। समझ गए। तो एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट में, एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। एंड दी स्टेप नंबर 5, 5वें स्टेप में क्या हो रहा है, 5th स्टेप में क्या हो रहा है, आइए देखिएगा जरा ध्यान से। 34 लिखा है, 34 कहाँ से आ सकता है, लगता है 34, इसमें 7 और 4 11 जुड़ गया हो, इसमें भी 11 जुड़ जाएगा, नहीं 11 नहीं जुड़ा। अच्छा ओके, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट 2 में 1 जोड़ा 3, एक्सट्रीम राइट में भी 1 जोड़ा 3 और 1 4, एक्सट्रीम लेफ्ट में जोड़ूंगा 1 तो 1 और 1 2, एक्सट्रीम राइट में 1 जोड़ूंगा तो 2 और 1 3, और बीच वाला लेटर 3 का 3 ही लिखा है, बस लेफ्ट राइट में हुआ है +1। तो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड राइट डिजिट में क्या हो रहा है, +1। क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन आप करके लाएंगे। अच्छा बहुत बढ़िया अजय कुमार, बहुत शानदार। तो इसके क्वेश्चंस जो है, जैसे कि ये निम्नलिखित इनपुट के लिए चरण 5 क्या होगा। 5 कैसे बना है बताओ। 5 ऐसे बना था कि सर एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट डिजिट में +1 हुआ, तो इसमें +1 करूंगा तो 2 होगा, इसमें +1 करूंगा 6 होगा, 3 सेम टू सेम, +1 करूंगा 9 होगा, +1 करूंगा 9 होगा, +1 करूंगा, +1 करूंगा, +1 करूंगा, +1 करूंगा, सेम टू सेम रहेगा, +1 करूंगा, +1 करूंगा। तो ये आना चाहिए 236 99 35 316 27, पहले ही विकल्प में दिया है। कर आप लेंगे, मैं नहीं करा रहा हूं। मैं तो आज आपको दूसरे चैप्टर की तरफ लेकर आ रहा हूं। जैसा कि आपने देखा था कि 2 टॉपिक्स के नाम पढ़े थे कल की क्लास में भी और आज की में भी। एक था मशीन इनपुट एंड आउटपुट, ये वाला जो एडुकेटी ने पूछना शुरू किया। दूसरा एक टॉपिक और था जिसको आप डिसीजन मेकिंग के नाम से जानते हैं या फिर एसआरटी के नाम से जानते हैं। नहीं, वो मेरा वाला नाम नहीं है एसआरटी। एक तो आप लोगों ने मेरा नाम भी रख दिया ना एसआरटी, आप में से शायद बहुत से लोग जानते होंगे, शोभित सर रीजनिंग ट्रिक से तुमने मुझे ही एसआरटी बना दिया है। तो एसआरटी वो एसआरटी नहीं जो शोभित सर वाली ट्रिक है, नहीं, बल्कि एसआरटी होती है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो कि डिफेंस के एग्जाम्स में पूछा जाता था। डिसीजन मेकिंग अन्य कई एग्जाम्स में पूछा जाता था, जैसे कि सिविल सर्विसेज के में, कैट में, मैट में, इनमें पूछा जाता था। अब अच्छा हाँ, एक और चीज, यही वाला जो चैप्टर है ना एसआरटी का है या डिसीजन मेकिंग, ये यूपी पुलिस भी पूछता है और यूपीएसआई भी पूछता है। अब एडुकेटी ने पूछना शुरू कर दिया, तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रीलिम्स में, तो मेंस में भी इसके चांसेस हैं पूछे जाने के, इसलिए हम यहाँ पर उसे डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, डिसीजन मेकिंग चैप्टर की तरफ। डिसीजन मेकिंग यानी कि कहाँ है
हालांकि मैं आपके लिए ना मशीन इनपुट का एक क्वेश्चन और लाया था नया, बट अब मैं नहीं इसे कराऊंगा, मुझे लगता है सफिशियंट हो गया है। हम लोग सीधे सीधे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखेंगे जरा क्या है ये वाला क्वेश्चन। ये है आपका डिसीजन मेकिंग का, जहां पर एक सिचुएशन होगी, एक इंसिडेंट होगा, और ज़्यादातर ये सिचुएशंस जो होती हैं ये रियलिस्टिक होती हैं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटना की जैसी होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो निर्णय भी लेने होते हैं ना, वो रियलिस्टिक ही लेने होते हैं। और ध्यान रहे, निर्णय लेते वक्त हमें ये ध्यान रखना होता है कि यदि हम उस सिचुएशन में हैं और उस सिचुएशन को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है, तो हम वहाँ पर क्या जिम्मेदाराना रवैया अपनाएंगे, ऐसा हमें वहां पर सोच के चलना होता है, तभी चीजें हमारी सही होती हैं। यहां पर 4 विकल्प आपको मिलेंगे, 4 विकल्प आपको मिलेंगे, और 4 विकल्प में से आपको हो सकता है 2 विकल्प तो कम से कम ऐसे लग रहे हैं कि भाई ये भी आंसर बन सकता है और ये भी बन सकता है। तो कई बार ऐसी फाइट हो जाती है कि हमें ढूंढना मुश्किल हो जाता है, इसे टिक करें या इसे टिक करें। तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि बेस्ट आंसर या अप्रोप्रिएट ऑप्शन किस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या सर मैं इंग्लिश, मतलब क्या इंग्लिश, ये तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लिखी हुई है। अभी देखिए क्वेश्चन को जरा, कहता है आप एक बढ़ती प्रबंधक के रूप में एक मेहनती नवयुवक मयंक, जिसको धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में समस्या है, उसका साक्षात्कार ले रहे हैं, मीन्स इंटरव्यू ले रहे हैं। यदि आपकी कंपनी में रिक्त पद है, मतलब खाली पोस्ट है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से किसका चुनाव करेंगे। एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। एज अ रिक्रूटमेंट मैनेजर यू आर इंटरव्यूइंग अ हार्ड वर्किंग यंग मैन मयंक हु हैज डिफिकल्टी स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। इफ देयर आर वैकेंसीज इन योर कंपनी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड यू चूज। मतलब वो मेहनती है, उसका एक गुण तो ये बता दिया गया। क्या है वो? मेहनती है, उसका एक गुण तो ये बता दिया गया। समस्या कहाँ है उसको कि साहब धारा प्रवाह अंग्रेजी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाता, और आपकी जरूरत भी बता दी कि आपकी पंक्ति उसमें कंपनी में एक रिक्त पद भी है, इसीलिए तो आप इंटरव्यू ले भी रहे होंगे, रिक्त होगा कुछ ना कुछ जरूर। जी बेटा जी, ये फ्री क्लास है सरिता। ये क्वेश्चन हार्ड लगते हैं, गलत हो जाते हैं? नहीं होंगे, आप चिंता मत करिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। देखें, तो मैंने कुछ चीजों को चिन्हित किया है, उन पर हमें ध्यान देना जरूरी है, इनसे ही हम आंसर निकाल पाते हैं। हम क्या करते हैं, इसे एज अ सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस में कुछ मुख्य बिंदु भी तो होते हैं, उन्हें नहीं आप हाईलाइट करोगे, ये वही हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। अब पढ़िए कि तो निम्नलिखित विकल्पों में से किसका चुनाव करेंगे आप। पहला, मैं उसे हर कीमत पर काम पर रख लूंगा। हर कीमत पर मतलब वो फ्लुएंट इंग्लिश नहीं जानता तो भी, और मान लो वो मेहनती नहीं हो तो भी, और मतलब ये तो वो बात हो गई कि मेरे को बस रखना ही है किसी ना किसी तरीके से। तो ये कौन सी बात हुई कि मैं उसे हर कीमत पर रख लूंगा? ऐसी भी कुछ विशेष काबिलियत नहीं है, मेहनती है। मेहनती तो एक गधा भी होता है कि नहीं? वो लेकिन आपके कितने काम का होता है बताइए मुझे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसे हर कीमत पर रख लूंगा। मेहनती एक काबिलियत है, एक गुण है, लेकिन उसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते मैं हर कीमत पर उसको रख लूंगा। अगले में कह रहा है कि मैं उसे उत्पादन या वित्त की नौकरी पर रखूंगा, लेकिन विपणन की नौकरी के लिए नहीं, जिसके लिए अच्छे संवाद कौशल की आवश्यकता होती है। आई विल हायर हिम फॉर अ प्रोडक्शन और फाइनेंस जॉब बट नॉट फॉर अ मार्केटिंग जॉब विच रिक्वायर्स गुड कम्युनिकेशन स्किल। मार्केटिंग के लिए नहीं रखूंगा, अन्य सेक्टर के लिए रख लूंगा। क्यों नहीं रखूंगा मार्केटिंग के लिए? क्योंकि मार्केटिंग के लिए अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि शायद इसमें ना हो क्योंकि ये फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाता है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है ये सुइटेबल ऑप्शन है, बट मैं अभी डिसाइड नहीं करूंगा अंटिल आई रीड ऑल द ऑप्शंस। मैं और भी तो ऑप्शंस पढ़ूंगा। अगले में कह रहा है मैं उसे उसका संवाद कौशल सुधारने और पुनः वापस आने के लिए कहूंगा। आई विल आस्क हिम टू इम्प्रूव हिज कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कम बैक अगेन। भाई एक बात बताओ, जब मार्केटिंग के लिए ही जरूरत पड़ती है अच्छे कम्युनिकेशन स्किल की, तो आप यदि उससे ये कह रहे हो कि तुम वापस जाओ, सीख कराओ, फिर मैं तुम्हें रख लूंगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको मार्केटिंग के लिए जरूरत है व्यक्ति की। लेकिन क्या स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि भर्ती मार्केटिंग के लिए हो रही है? नहीं, बल्कि बोला था
बल्कि कुछ बोला ही नहीं था कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए हो रही है। ठीक है, अगले में कह रहा है मैं उसे काम पर नहीं रखूंगा। क्यों, क्या कारण है जो नहीं रखोगे? सिर्फ इसलिए कि उसको अंग्रेजी अच्छी बोलनी नहीं आती। तो देखो बेस्ट पॉसिबल आंसर अपने आप निकल के आ गया कि मैं उसे उत्पादन या वित्त की नौकरी पर रखूंगा, लेकिन विपणन की नौकरी के लिए नहीं, उसमें अच्छे संवाद कौशल की आवश्यकता होती है इसलिए। जी, यूपी पुलिस के लिए ले सकते हो भैया, ले लो। ठीक है, समझ में आ गई बात सभी की? कोई दिक्कत समस्या कष्ट तो नहीं है आपको इसमें? चलिए अगला सवाल देखें। और देखो मेरे बताने से पहले कोशिश करें कि आप मुझे आंसर दे दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मैं भी तो वहम में बना रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हैं, तो वहम में बनाए रखिए कृपया करके। हालांकि वहम को एक्चुअली वहम मत बनने देना, सही में पढ़कर बताना। सवाल, एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में आपको अल्प सूचना पर नौकाएं मतलब नाव भाड़े पर लेने का दायित्व दिया गया है। नौका मालिकों द्वारा बताई गई कीमतों को देखने पर आप पाते हैं कि न्यूनतम कीमत सरकार की अनुमोदित दर से लगभग 3 गुना अधिक है। ऐसे में आप क्या करेंगे? देखो यहीं पर किसी सिविल सर्वेंट, एक अधिकारी के मस्तिष्क की, उसकी सोच की जांच हो पाती, उसकी सोच की जांच हो पाती है। सोचो, एक क्षेत्र में आप अधिकारी के रूप में तैनात हैं, वहां पर क्या हुआ, बाढ़ आई। बाढ़ आती है तो बट ऑब्वियस है वहां पर ट्रेन से, बसों से, स्कूटर से, मोटरसाइकिल से और कारों से तो लोगों का रेस्क्यू नहीं किया जाएगा। किससे किया जाएगा? नाव से। अब नाव कहाँ से आएंगी? पता चला बाढ़ आ रही है नोएडा में, है ना, और नाव आ रही है बनारस से, या बाढ़ आ रही है आपकी आगरा में और नाव आ रही है दिल्ली से। इतनी दूर से थोड़ी आएंगी, तो लोग जो रेस्क्यू होने होंगे वो कई लोग तो दम तोड़ देंगे उसमें, तो वहीं से ली जाएंगी। वहां भी होंगी नावें, उस क्षेत्र में भी होंगी जरूर नावें। तो एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, उसमें आपको अल्प सूचना पर यानी कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर भाड़े पर नाव लेने का दायित्व दिया गया कि भाई नाव लो किराए पर। नौका मालिकों द्वारा बताई गई कीमतों को देखने पर आप पाते हैं कि न्यूनतम कीमत सरकार की अनुमोदित दर से लगभग 3 गुना अधिक है। मतलब सरकार ने कुछ ना कुछ रेट अप्रूव किए होंगे कि इतनी कीमत देना प्रत्येक नाव के लिए, ये उससे 3 गुना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं जो नाव के मालिक हैं। ऐसे में क्या करोगे? अक्सर होता यह है कि हम अपनी पोस्ट का फायदा उठाते हैं, क्योंकि हम अधिकारी हैं तो उनको धमका देते हैं। बहुत बढ़िया नरेंद्र, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो अक्सर हम क्या करते हैं कि हम अधिकारी होने के नाते उनको धमका देंगे कि भाई ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो नाव नहीं चला पाएगा। वो एक इलीगल तरीका है। आप लीगल सोचिए कि उस समय आप क्या करेंगे। वो ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, पहला, उनके प्रस्ताव को रद्द करके नई कीमतें मंगवाएंगे। क्या बाढ़ आई हुए क्षेत्र में आपके पास इतना समय है कि उनके कीमतों को रद्द कर दिया और नए प्रस्ताव मंगवाए? साहब दोबारा से एक बार आवंटन करेंगे, दोबारा से मंगवाओ कि कौन कितने रुपए चाहता है नाव के लिए ना। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर इमीडिएट आपको डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, अगले में कह रहा है कि न्यूनतम कीमत को स्वीकार कर लेंगे, मैं इसको होल्ड करके चल रहा हूं। अगले में कह रहा है मामले को सरकार के पास भेजेंगे। तो फिर आपका क्या काम? आप क्यों अधिकारी बने थे? वाई वर यू ऑफिसर when you are not able to decide, when you are not able to take decisions at the time of the incident? तो आप सरकार के पास ही भेजेंगे कि साहब आप देखो मामले को, तो आपका क्या काम है? तो यहां पर आपकी नाकामयाबी को दर्शाता है। आगे कहता है नौका मालिकों को धमकी देंगे। मैंने कहा था ना आपसे, ये तो हम अक्सर सोच लेते हैं, पावर होती है तो उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है, ऐसी धमकी देंगे, तो ये इलीगल बात है। तो जो सच बचता है, जो सही बचता है, वो कौन सा है? बी, बॉम्बे, कि उनकी न्यूनतम कीमत को स्वीकार कर लेंगे। अब यहां पर क्या होगा? अंतर्द्वंद होगा, मन में विद्रोह जागेगा। बोलेंगे सर ऐसे कैसे, मतलब सरकार ने तो 10 रुपए बोली थी और ये 30 रुपए मांग रहे हैं, तो हम कैसे स्वीकार कर लेंगे? मजबूरी है। एट दैट सिचुएशन वी हैव टू एक्सेप्ट देयर प्राइस। मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमें लोगों को रेस्क्यू करना है, वहां पर हम बहुत ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस समय की सिचुएशन के हिसाब से ये सबसे बेस्ट तरीका होगा न्यूनतम कीमत को स्वीकार कर लेना। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू एवरीवन, सभी के समझ में आ गई है। तो जब आप कंफ्यूज हो ना, तो आप अपने आप से पूछो चीजों को, सारे ऑप्शंस जरूर पढ़ो, क्योंकि कई बार क्या होता है, ए ऑप्शन हमें अच्छा लगता है, हम उसे टिक मार देते हैं, पता चला आप डी तक पहुंचे ही नहीं, डी वाला ऑप्शन और अच्छा था, तो
तो हम इसमें से दी बेस्ट चुन रहे होते हैं, दी बेस्ट डिसीजन हमारा क्या होगा वो चुन रहे होते हैं। नेक्स्ट देखें, देखो ध्यान से अगला सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन इज कि यू वर अबाउट टू एंटर अ मॉल व्हेन यू हर्ड गन शॉट एंड एट द सेम टाइम सो थ्री पीपल कमिंग आउट ऑफ द मॉल, दे escape in a white car. You note down the car number. After entering the mall, you find that a person has been shot and robbed. The person is injured, but not seriously. In this situation, you will. हिंदी में भी पढ़ूंगा, चिंता मत करिए। मैं आप ही के जैसा हिंदी मीडियम विद्यार्थी भी हूँ और अंग्रेजी सीख ली है बस थोड़ी सी आपको पढ़ाने के लिए। हाँ, ये बैच फ्री है। आगे पढ़ें तो क्या कहता है कि आप एक मॉल में घुसने वाले थे कि आपको बंदूक चलने की आवाज आई और उसी समय तीन लोग मॉल से बाहर आते दिखे। वे एक सफेद कार में सवार होकर भाग निकलते हैं। आप उस कार का नंबर नोट कर लेते हैं। आप उस कार का नंबर नोट कर लेते हैं। वेरी गुड। मॉल में प्रवेश के बाद आपको पता चलता है कि एक व्यक्ति को गोली मारकर लूटा गया है। व्यक्ति घायल तो है परंतु हालत गंभीर नहीं है। ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? What will you do in that particular situation? बताइए क्या करेंगे? ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए। हाँ, मैं सामने से हट जाता हूँ। बताइए क्या करेंगे? पहला, अपना कार्य यथावत करते रहेंगे कि भाड़ में जाओ, हमें कुछ नहीं करना, हम तो अपना काम करने आए थे, वो करके निकल जाते हैं क्योंकि अन्य लोग पीड़ित की सहायता कर रहे हैं और सीसीटीवी पर घटना रिकॉर्ड हो गई। अक्सर ऐसा होता है, मैं सच बता रहा हूँ, जब रास्ते से हम गुजरते हैं हम देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम कभी नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा हम कभी, क्योंकि ये कहूँगा ज़्यादातर लोग ये सोच कर चलते हैं कि सब है ना, बहुत सारी भीड़ है, कोई तो एम्बुलेंस बुला लेगा, कोई तो पुलिस को कॉल कर देगा। हम नहीं करते, ये मान करके दूसरा कर लेगा। वो भी ऐसा ही सोचे तो फिर सर ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं। बेटा आप एसएससी सीजीएल मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो? हाँ जी, तो हम अक्सर ऐसा सोच लेते हैं, तो ये वही वाली घटना हो गई, अपने से जिम्मेदारी ना लेना, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको बैकफुट पर लाकर खड़ा कर देता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देता है। कह रहा है सहायता की पेशकश कर पीड़ित को अस्पताल ले जाएंगे। ओके, ठीक ठाक हो सकता है ऑप्शन। अगले में कह रहा है घटना की जानकारी देकर पुलिस को बुलाएंगे, उन्हें उस कार का नंबर देंगे और एम्बुलेंस भी बुलाएंगे। मुझे ये और ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अगले में कह रहा है मॉल प्रबंधन सुरक्षाकर्मी को सूचित, उनसे तत्काल कार्रवाई की मांग करेंगे। भाई ये तो सूचित पहले ही हो गए होंगे जब गोली चली थी, क्योंकि ये तो वहीं पर है। आप क्या नए थोड़ी आए हो, मतलब आप भले ही नए हो सकते हो, ये थोड़ी ना नए हैं। बचे दो ऑप्शन। अब इसमें से कैसे ढूंढूं मैं, बी है कि सी है? तो आप नोटिस करिए उसने एक बात कही थी, व्यक्ति घायल तो है परंतु हालत गंभीर नहीं है। हो सकता है छू कर गोली निकल गई हो, है ना, ऐसा हो सकता है क्या नहीं, इसलिए उसकी हालत गंभीर नहीं है। तो ऐसे केस में इन दोनों में से क्या चूज करना है? देखो जरा, सहायता की पेशकश कर पीड़ित को अस्पताल ले जाएंगे, मतलब उससे कहेंगे कि मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ, चलो आप मेरे साथ अस्पताल। घटना की जानकारी देकर पुलिस को बुलाएंगे, वेरी गुड, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है। उन्हें उस कार का नंबर देंगे कि भाई ये मैंने नंबर नोट किया था। एम्बुलेंस भी बुलाएंगे क्योंकि वो उसको ले जा सके। वेरी नाइस, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ऑप्शन बी नहीं, सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप क्लियर है बात आप सभी लोगों को। आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं सो दैट विजिबिलिटी ठीक ठाक बनी रहे। क्वेश्चन पढ़िए, आप एक ऐसे क्षेत्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने के प्रभारी हैं। यू आर दी इंचार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन एन एरिया वेयर द करंट पॉलिसी इज फेसिंग स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। विरोध कर रहे हैं लोग, मतलब वहां पर कड़ा विरोध हो रहा है इस वाले जो नीति है उसका। आप निवासियों को छोटे परिवार रखने की आवश्यकता मनवाना चाहते हैं कि भैया छोटा परिवार क्यों अच्छा होता है, ये मनवाना चाहते हैं आप वहां के निवासियों को। इस संदेश को संप्रेषित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा? सर्वोत्तम तरीका देखो, चलो पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद बताते हैं आपको। जी राजन ठाकुर, हैप्पी। चलो देखो जरा, निवासियों को स्वास्थ्य और जीवन स्तर सुधारने हेतु परिवार नियोजन की आवश्यकता तर्क संगत रूप से समझाना। भाई वही तो वो कह रहा है कि
कैसे सर्वोत्तम तरीका क्या होगा उन तक ये पहुंचाने का। आपने तरीका तो बताया नहीं, आप तो सिर्फ ये कह रहे हो कि निवासियों को स्वास्थ्य जीवन स्तर सुधारने हेतु परिवार नियोजन की आवश्यकता तर्क संगत रूप से समझाना। तो कैसे समझाना कि साहब तर्क संगत रूप से, तो उसको तरीका क्या है वो तो नहीं पता चल रहा ना। अगले में कह रहा है कि देर से विवाह एवं बच्चों के बीच उचित अंतर को प्रोत्साहित करना। देर से विवाह करो, बच्चों के बीच उचित अंतर को प्रोत्साहित करो। देखो फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम चालू हुआ है, ना कि शादी ना करो का अभियान या शादी देर से करो का अभियान। तो ये कहां से बात आ गई कि देर से विवाह? देर से विवाह थोड़ी समझाना है, ये समझाना है कि बच्चों के बीच उचित अंतर हो। नहीं, ये भी नहीं समझाना, ये समझाना है कि ज्यादा बच्चे ना हो, तभी तो छोटा परिवार बनेगा। तो इसका मतलब ये भी गलत है। अगले में क्या कह रहा है देखिए अगले में कह रहा है कि परिवार नियोजन युक्तियां अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। मतलब वो कह रहा है प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर अडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग मेथड्स के। ऐसा करो, आप फैमिली प्लानिंग करोगे तो हम आपको 500 रुपए देंगे, ऐसा कुछ लालच मोह। अगले में कह रहा है कि ऐसे लोगों से जिनका वंध्याकरण हो चुका है, मीन्स जो स्टेरिलाइजेशन हो चुका है जिनका, अथवा जो गर्भ निरोधक प्रयोग कर रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज कर रहे हैं, निवासियों से प्रत्यक्ष बात करने का आग्रह करना। अब देखो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, मैं आपसे कहूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, आप मुझसे पढ़ो, नेगेटिव मैसेज जाएगा कि ये अपने मुंह से तारीफ कर रहा है मास्टर है अच्छा पढ़ाने की। एक सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा, बोलेगा ना हमें तो ये पढ़ना ही नहीं इससे, क्योंकि ये अपने मुंह से तारीफ कर रहा है। एक तरीका ये होता है कि आपके सामने 4 लड़के आए, वो आप उनसे मुझे रीजनिंग किससे पढ़नी है कि शोभित सर से पढ़नी है भाई, तो एक इंप्रेशन जाता है यार ये शोभित सर कौन है, मैंने तो देखा ही नहीं। दूसरा बोला तूने देखा ही नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ने शोभित सर का नाम इसने भी रिकमेंड कर दिया, इसने भी कर दिया। अब हम गए यूट्यूब पर, हमने देखा शोभित सर कौन है रीजनिंग वाले, तो सामने आ गए, हमने वीडियो देखी। तो क्योंकि पहले से माइंड मेकअप भी था कि 4 लोग तारीफ कर रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और हम उस चीजों को, उन चीजों को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। मतलब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, आप कह सकते हो कि उदाहरण देना जो ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं उनके द्वारा, तो आप पर ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो वही यहां पर हो रहा है कि ऐसे लोग जो ऑलरेडी वंध्याकरण करा चुके हैं, गर्भ निरोधक का यूज कर रहे हैं, बच्चे आगे पैदा नहीं करना चाहते, निवासियों से उनसे प्रत्यक्ष बात करवाने के लिए आग्रह करना कि भाई आप आओ और आप यहाँ के लोगों को समझाओ कि हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके ये फायदे होंगे। तो उससे क्या होगा, एक एग्जाम्पल सेट होगा और लोग जल्दी समझेंगे। इसलिए ऑप्शन सी नहीं, डी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। साहिल नौटियाल सर, मैं आपकी क्लास पहली बार देख रही हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, वेलकम है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर द चेयरमैन ऑफ अ स्टेट स्पोर्ट्स कमेटी। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, इसे जरा समझना। और ये सब प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, नॉट इन एसएससी, क्योंकि एसएससी तो पहले पूछ नहीं रहा था, वेरियस एग्जाम्स वहां से मैंने लिए हुए हैं, क्योंकि अब एसएससी पूछ रहा है इसलिए। राइट, कह रहा है यू आर द चेयरमैन ऑफ अ स्टेट स्पोर्ट्स कमेटी, यू रिसीव अ कंप्लेंट एंड इट इज लेटर फाउंड दैट अ मेडल विनिंग एथलीट इन द जूनियर एज ग्रुप इज 5 days ओल्डर देन द एज क्राइटेरिया, व्हाट विल यू डू। हिंदी में भी पढ़ूंगा, डोंट वरी। कहता है आप एक राज्य क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष हैं, आपको एक शिकायत मिली और बाद में यह पाया गया है कि कनिष्ठ आयु वर्ग के किसी पदक जीतने वाले एथलीट की आयु के दिए गए मापदंड से 5 दिन अधिक हो गई है। मतलब वो मेडल तो ले गया, लेकिन पता ये चला है कि वो गड़बड़ कर गया, वो जो एज ग्रुप में मेडल लेकर गया है वो उससे 5 दिन बड़ा था। अब आप क्या करेंगे, ये पूछ रहा है। और मैंने आपसे पहले ही कहा इसमें आप गलती कर सकते हैं, इसलिए बी केयरफुल। जब टीचर कह रहा है कि आप गलती कर सकते हैं तो उसे थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, एनालिसिस करिएगा। बेटा टाइम चेंज नहीं होगा, यही टाइम रहेगा। तो पहला कहता है कि छानबीन समिति से स्पष्टीकरण देने को कहेंगे। दूसरे में कह रहा है एथलीट से पदक वापस करने को कहेंगे, वापस दे जा भाई हमारा पदक, ऐसा। अगले में कह रहा है एथलीट को अपनी आयु की घोषणा करते हुए न्यायालय से शपथ पत्र लाने को कहेंगे, न्यायालय से लिखवाला कि तू वही सही आयु का था, ज्यादा का नहीं था, ऐसा।
अगले में कह रहा क्रीड़ा समिति के सदस्यों से उनकी राय मांगेंगे। भाई बताओ अब क्या करना चाहिए, गलती तो हो गई है हमसे। जरा एक बार फटाफट से अपने आंसर्स दे दीजिए, फिर मैं देखता हूं आप में से कौन सही है। और जो सही होगा उसको एक पेन प्राइज में मिलेगा मेरी तरफ से। और बता दूं ये पेन मिलता नहीं है, ये सिर्फ मोटिवेशनल पेन है। मैं ऐसे ही कहता हूं जिससे आप आंसर दें तत्परता से, मोटिवेटेड रहें। सबके आंसर डी आ रहे हैं और एक्चुअली आप डी दो या सी दो या जो भी दो वॉट एवर, लेकिन इसमें जो आंसर मैं बताऊंगा ना आप उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो रहे होंगे। जैसे मैंने आंसर बताया इसका, इसका आंसर है बी बॉम्बे। हैं, एथलीट से पदक वापस करने को कहोगे सर? ओहो, वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। बहुत बुरा लगता है ना, लेकिन बुरे और अच्छे का मतलब नहीं है, मतलब है सही क्या है उससे। आइए समझाते हैं। आप जिस क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष हैं, आपको पता चला, शिकायत मिली है कि बाद में यह पाया गया कि जो कनिष्ठ आयु वर्ग के पदक विजेता जीतने वाले एथलीट थे उनकी आयु मापदंड से 5 दिन अधिक हो गई है। अब आप ऐसे में क्या करेंगे? पहले में कह रहा है छानबीन समिति से स्पष्टीकरण देने को कहेंगे। फिर क्या होगा भाई, फिर क्या होगा बताओ? स्पष्टीकरण दो, आपने ऐसा क्यों किया? वो कहेंगे साहब उसने गलत साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए थे इसलिए। फिर क्या करोगे आप? गलत तो हो गया ना, तो अब इसमें सुधार कैसे हो? सुधार तो कुछ भी नहीं हुआ, आप स्पष्टीकरण मांगते रहो, स्पष्टीकरण देते रहेंगे, आपको वैलिड लगे ना लगे। इससे कोई सुधार हुआ क्या? नहीं। उस घटना में कोई सुधार हुआ क्या? नहीं। तीसरे में कह रहा अपनी आयु की घोषणा करते, एथलीट को अपनी आयु की घोषणा करते हुए न्यायालय से शपथ पत्र लाने को कहेंगे। मतलब कहीं ना कहीं आप उसे इस बात के लिए उकसा रहे हो कि तू न्यायालय जा, वहां से लिखवा ला कि मैं बड़ा नहीं हूं, है ना? यही तो चाह रहे हो आप, तो गलत चाह रहे हो, जबकि वो बड़ा है 5 दिन। तो न्यायालय से क्या मंगवा रहे हो आप? काहे का स्पष्टीकरण मंगवा रहे हो? कि वो छोटा है तो आप झूठी करवा रहे हो उससे, इसका मतलब ये भी गलत है। अगले में कह रहा है क्रीड़ा समिति के सदस्यों से उनकी राय मांगेंगे। भैया राय नहीं मांगनी, आप क्या करेंगे आप बताइए? राय मांगेंगे तो राय मांगने के बाद भी तो कोई एक्शन होगा, वो एक्शन कहाँ है? वो तो इसमें है ही नहीं है। एक्शन एक्चुअली ये है कि वापस लिया जाएगा उससे, क्योंकि आप उस एज ग्रुप में भाईजान आते नहीं हैं। आखिर आप पदक ले कैसे गए? समझ में आई बात? तो ऐसा विडंबना, ऐसी दुपैची कई बार बनेगी, हम डिलेमा में पड़ेंगे कि साहब ये सही कि ये सही। इस बार तो चारों सही लग रहे थे लगभग। तो हमें इस तरीके से एक एक शब्दों के महत्व को समझते हुए सच्चाई ढूंढ कर निकालनी होगी, एक एक शब्द के महत्व को समझते हुए। एक बार थम्स अप करके बताइए, क्या अभी आप समझ गए हैं चीजों को बेहतर तरीके से कि नहीं? जल्दी से थम्स अप कीजिए और मुझे बताइए कि आप समझ गए कि नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीजिए अगला सवाल। कोशिश किया करो कि मेरे बताने से पहले आप आंसर दे दें। उससे क्या होगा? उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके और मेरे विचारों में कितनी भिन्नता है, आपको कहां पर काम करना चाहिए। राइट? चलो अब सवाल को पढ़ लो। आप किसी विदेशी प्रतिष्ठित कंपनी के प्रमुख हैं, प्रमुख मतलब चीफ, हेड। अपनी गाड़ी से आप गांव जा रहे हैं। जाते समय आपको रास्ते में गरीबों की बस्तियां, भूखे पड़े लोग, टूटे फूटे घर दिखते हैं। आप समस्या को देखकर काफी आहत हो जाते हैं। मतलब हो ही जाएंगे भाई, इतना आपके गांव में लोग इस स्थिति में रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करने का निर्णय लेंगे? आप क्या करने का निर्णय लेंगे? मुझे आंसर्स पहले आपसे चाहिए होंगे, ठीक है? बाद में मैं बताऊंगा सही क्या है गलत क्या है। फिर आप नोटिस करिए कि आखिर आपसे गलत होते क्यों हैं। तो चलिए आप क्या करेंगे बताइए। पहले में कह रहा है गांव के विकास के लिए वहां के प्रधान से बात करेंगे। दूसरे में कह रहा है गरीब लोगों को कपड़े, खाना और पैसे का वितरण करवाएंगे। तीसरे में कह रहा है गांव की हालत सुधारने के लिए एक योजना बनाएंगे और उसके संदर्भ में अपनी कंपनी से सहयोग करवाएंगे। तीसरे में कह रहा है कि राज्य सरकार एवं अपनी कंपनी के सहयोग से एक परियोजना चलाने का प्रस्ताव रखेंगे जिससे उन लोगों को रोजगार मिल सके और उनकी स्थिति में सुधार आ सके। आपका आंसर क्या है बताइए। इस बार तो सबका आंसर सही है। जो ये कहते थे कि सर मेरा तो अक्सर गलत हो जाता है, उनका भी सही है। वेरी नाइस। बट मैं हमेशा ना सही को डिस्कस नहीं करता। सही तो सही है ही है,
ये गलत गलत क्यों हुआ उसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पेपर में कभी वो सही हो गया तो इसलिए। आइए समझिएगा। पहले मैं कह गांव के विकास के लिए वहां के प्रधान से बात करेंगे। प्रधान यदि कर सकता तो उसने पहले ही कर दिया होता। आपकी बात करने के इंतजार में ही बैठा था क्या प्रधान, कि आप जैसा कोई मुखिया आएगा उसे जगाएगा, झकझोर देगा, जागो ग्राहक जागो, अपने गांव वालों का उद्धार करो तब जागेगा? नहीं। अगले में कह रहा गरीब लोगों को कपड़े, खाना और पैसे का वितरण कराएंगे। फिर क्या होगा? खाना मिल जाएगा 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, महीने में खत्म। कपड़े फट जाएंगे 6 महीने बाद। पैसे खत्म हो जाएंगे 1 साल बाद या 2 महीने बाद। फिर वो उसी स्थिति में आ चुके होंगे जिसमें थे। क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है इस गरीबी का, इस दुर्दशा का जो उसने देखी थी? नहीं, टेम्परेरी है, टेम्परेरी। आप गरीबी को ऐसे नहीं मिटा सकते। हमें समस्या, जो सिचुएशन दी गई है वो एक प्रॉब्लम है, उसका जड़ से निकाल कर उखाड़ कर फेंकना होता है, ऐसा समाधान देना है। तो ये जड़ से नहीं उखड़ रही है, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग लोगों की हेल्प हो सकती है। गांव की हालत सुधारने के लिए एक योजना बनाएंगे और उसके संदर्भ में अपनी कंपनी से सहयोग करवाएंगे। तो कंपनी कितना सहयोग करेगी? पूरे गांव का सहयोग, मतलब सब जितने बेरोजगार हैं सबको नौकरी दे देगी कंपनी, है? या सबको पैसे दे देगी, सबको घर दे देगी? सिर्फ पैसे घर देने से काम नहीं चलेगा, उनको काम भी देना पड़ेगा। और कंपनी काम क्या बिना किसी काबिलियत के दे देगी? वहां पर ऐसे लोग भी होंगे जो काबिल नहीं होंगे, है? तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं है। अगले में कह रहा है राज्य सरकार एवं अपनी कंपनी के सहयोग से, यानी कि दो का सहयोग ले रहा है राज्य सरकार। राज्य सरकार लेते ही समझ में आ गया कि यहां अब कुछ भी हो सकता है भाई, सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। वो उन्हें मनरेगा नरेगा में काम दिला सकती है, एम्प्लॉयमेंट, वो उनको फ्री आवास दे सकती है। तो एवं अपनी कंपनी के सहयोग से अपने आप को भी इंक्लूड कर लिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार पे डाल दिया, अपने आप को भी इंक्लूड कर लिया। अपनी कंपनी के सहयोग से एक परियोजना चलाने का प्रस्ताव रखेंगे जिससे उन लोगों को रोजगार मिल सके और उनकी स्थिति में सुधार हो सके। यह है कंप्लीट पैकेज टू हेल्प इट आउट। डी इज द करेक्ट वन। हाँ, अंशु होगा, बिल्कुल सही बात है। समझ में आई बात सभी के? कोई दिक्कत समस्या कष्ट तो नहीं है? नहीं है? चलिए आगे बढ़ जाइए। देखिए, ये जो सिचुएशन है ना, ये आपने कई बार अपने बड़े बूढ़ों से, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे सुनी होगी, या हमारे ही घर में कोई सरकारी नौकरी करने वाला है, उसकी चुनाव में ड्यूटी लगती है और चुनाव में कोई गड़बड़ होती है इलेक्शन के टाइम पे, तो वहाँ क्या होता है। ऐसी सिचुएशन हो सकता है आपने अपने घर के परिवार के किसी सदस्य से सुनी होगी। सर जी हमारे रेलवे फाउंडेशन में चल रही है, पढ़ लो बेटा, नुकसान क्या है बताइए, ये नुकसान की चीज तो है नहीं हाँ जी, आप एक मतदान केंद्र के कार्यकारी अधिकारी हैं। यू आर द प्रीसीडिंग ऑफिसर ऑफ अ पोलिंग स्टेशन। ड्यूरिंग द वोटिंग प्रोसेस अ माओइस्ट मतलब माओवादी ग्रुप अराइव्स, intimidates the voters and fires shot in the air. What will you do in the situation? आप एक मतदान केंद्र के कार्यकारी अधिकारी हैं। मतदान के दौरान एक माओवादी दल आकर मतदाताओं को डराता है, धमकाता है, हवा में गोलियां चलाता है। आप ऐसे में क्या करेंगे? मैं आपको बता देता हूं सिचुएशन क्या होती है कि चुनाव जहां पर वोटिंग चल रही होती है, जहां आप वोट कास्ट करने जाते हैं, वहां पर पहली बात ग्रुप में लोग इतने सारे जा नहीं सकते। यदि किसी प्रकार से पहुंच गए तो वहां का जो अधिकारी है उसे सख्त निर्देश होते हैं कि आप बल का प्रयोग कर लीजिए, डीएम को तुरंत सूचित कर दीजिए। डीएम साहब खुद आ जाएंगे तुरंत। डीएम साहब कितने बड़े अधिकारी होते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में खुद गाड़ी लेकर पहुंच जाएंगे वो, और तुरंत फोर्स से उनको तितर बितर करवा दिया जाएगा, हो सका तो गिरफ्तार करवा दिया जाएगा। तो पहला कहता है कि मतदान तुरंत बंद करवा देंगे। अच्छा, फिर तो आपने डर के सरेंडर कर दिया, बंद करवा दिया। वहां तैनात पुलिस दल को सूचित कर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज उन्हें सुरक्षित करने को कहेंगे। ये सही हो सकता है। माओवादियों का बलपूर्वक विरोध करने के लिए पुलिस से कहेंगे कि इनको भगाओ, लाठीचार्ज करो, या हवा में आप भी फायरिंग करो जिससे कि ये भाग जाएं। ऐसा भी हो सकता है। कह रहा है माओवादियों को जो
चाहिए देकर जीवन की रक्षा करेंगे, ये तो महागलत हो गया। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन। तो इसमें सच्चाई क्या है, सत्य क्या है जो होता है एक्चुअली, वो ये है कि वहां तैनात पुलिस दल को सूचित करके सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज को सुरक्षित करने को कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दल है, ये एक ग्रुप आया है, कोई एक व्यक्ति नहीं है। हो सकता है ज्यादा कैजुअलिटी हो जाए सिविलियंस के साथ में, आपके नहीं, पुलिस वालों के साथ नहीं, जो वहां वोट डालने आ रहे हैं उनके साथ में ज्यादा कैजुअलिटी हो जाए, इसकी वजह से फायरिंग से बचेंगे। और क्या करेंगे, वहां के महत्वपूर्ण दस्तावेज को कब्जे में लेंगे और पुलिस दल को सूचित करेंगे, फिर पुलिस को जो लगेगा वो सही वो करेगी। ठीक है, सी नहीं बनेगा बेटा, बी बनेगा, बी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट इज, आपकी बहन एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रही है, मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आपको इस परीक्षा के प्रश्न पत्र का निर्माता नियुक्त किया जाता है। यू आर अपॉइंटेड एज द क्वेश्चन पेपर मेकर फॉर दिस एग्जामिनेशन। ऐसे में आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू इन अ सच सिचुएशन? सच बात तो ये है, सच्ची सच्ची बताना। आपकी सिस्टर एक पेपर में बैठ रही है और उस पेपर को आप ही बना रहे हो, क्या करोगे? सच्ची सच्ची बता दो। कोई झूठ नहीं बोलेगा आज यहाँ पर, कोई नहीं देख रहा आपको, मतलब देख तो सब रहे मैं ही देख रहा हूँ, लेकिन दिल की बात बता दो, क्या करोगे? हाँ, बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं सर मैं बता दूंगा सारा, अपनी बहन से कह दूंगा किसी को बताना मत, तुम अपनी नौकरी पाओ और आगे बढ़ो। क्या ये लीगल है? नहीं। क्या ये एथिक्स के खिलाफ है? जी हाँ। तो ऐसा काम नहीं करना, गोपनीय रखेंगे मामले को। अच्छा, पहले में कह रहा है नियुक्ति को स्वीकार करेंगे तथा प्रश्न पत्र बनाएंगे। तो अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ, सिचुएशन ये थी कि आप बहन को बताओगे कि नहीं बताओगे, कुछ क्लियर नहीं हुआ। स्वीकार कर ली और प्रश्न पत्र बनाने लग गए, बाकी क्या किया, कुछ बताया आपने? नहीं। सिचुएशन में आपने क्या रिएक्शन किया, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ तो ये आंसर कैसे बनने लगा? अगले में कह रहे नियुक्ति को अस्वीकार कर देंगे तथा प्रश्न पत्र नहीं बनाएंगे। साहब मैं नहीं, मुझे अपॉइंट मत करो आप, मैं नहीं बनाऊंगा क्वेश्चन पेपर। हमने पूछा क्यों? वो मेरी बहन दे रही है ना ये सेम पेपर, मैं उसको बता दूंगा। फिर क्यों बता दोगे? नहीं, मन नहीं मानेगा, बहन है तो बता दूंगा, इमोशंस में बह जाऊंगा। क्या ये प्रैक्टिकली सही है? नहीं, तो ये भी गलत है। अगले में कह रहा है कि प्रश्न पत्र बना देंगे क्योंकि आपके प्रश्न पत्र वाले विषय में आपकी बहन नहीं बैठ रही है। मतलब ये हुआ कि यदि आपके प्रश्न पत्र वाले में बैठ रही होती तो आप शायद नहीं बनाते। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, तो हटाइए इसको। अगले में कह रहा है आप सारे मामले को गोपनीय रखेंगे। यस, बनाएंगे, मतलब बनाएंगे लेकिन गोपनीय रखेंगे, बहन को नहीं बताएंगे। तो डी ऑप्शन इज दी परफेक्ट वन। चलिए अब देखो, एक और प्रैक्टिकल सिचुएशन आपके सामने है, इसीलिए तो इसको कहते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी कि SRT, डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। लेकिन डिसीजन मेकिंग में एक टाइप के और क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, थोड़ी ही देर में आ जाएंगे आपके सामने। अच्छा हेमंत जी, बहुत बढ़िया जी। चलिए अब देखिए जरा, नील एक सर्जन है। नील इज अ सर्जन हु इज अबाउट टू परफॉर्म अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन सर्जरी ऑन अनिल। Which of the following quality of Neil will give peace of mind to अनिल? कह रहा है नील एक सर्जन है जो अनिल पर बहुत जटिल मस्तिष्क सर्जरी करने जा रहा है। नील के निम्नलिखित में से कौन सा गुण होगा जो अनिल को मानसिक शांति देगा? अपने ऊपर रख के सोचो, अपने ऊपर रखकर सोचो कि हमारी सर्जरी होनी है और एक डॉक्टर है नील, वो हमारी सर्जरी करने जा रहा है। तो सर्जरी से पहले डर तो लगता ही है, एक एंजाइटी क्रिएट होती है कि भाई क्या होगा क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या क्वालिटी ऐसी देखोगे नील में जिससे आपको शांति मिलेगा ना, मैं सेफ हाथों में हूँ? क्या आप उसकी करुणा, अरे बहुत दयावान व्यक्ति है साहब, वो काटेगा भी तो धीरे धीरे काटेगा, लगने नहीं देगा, ये क्वालिटी देखेंगे आप? नहीं। सम्मान, बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है मेरी, बहुत सम्मानीय व्यक्ति है वो खुद भी, समाज में बहुत सम्मान मिलता है उसको, ये क्वालिटी देखेंगे आप? भले ही मर जाए, सम्मान खूब है उसका, लेकिन आता उसे कुछ नहीं। अगले में कह रहा है ईमानदार बहुत है साहब, जितने पैसों का खर्चा होगा उतने ही बताएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा, ईमानदारी से ऑपरेशन करेगा। नहीं। एफिशिएंट है, दक्ष है अपने काम में, निपुण है अपने काम में, यही वो काबिलियत है जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी। बहुत एफिशिएंट है और काबिल डॉक्टर है। थैंक यू शगुन, काबिल डॉक्टर है,
मैं सही हाथों में जा रहा हूँ, मेरा ऑपरेशन अच्छा हो जाएगा, तो मुझे शांति मिलेगी दिमाग में। अब तो दीदी की जॉब पक्की। तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट वन। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने अपनी पुरानी पुस्तकें बेचकर एक क्रिकेट सेट खरीदने की योजना बनाई है। क्रिकेट सेट समझते हैं, क्रिकेट की पूरी किट खरीदना चाहते होंगे। और क्या बेचकर? अपनी पुरानी किताबें। जैसे अभी आपकी 10th क्लास पास आउट हुई है, तो उन्हें बेचकर फर्स्ट ईयर में सोचा कि थोड़ा रिलैक्स भी रहते हैं, इंटर आएगी उससे पहले क्रिकेट किट खरीद लेते हैं पुरानी किताबें बेचकर। ऐसा कुछ प्रोग्राम है आपका। आपको एक खरीदार मिला जो उन पुस्तकों को खरीदने के लिए तैयार था, लेकिन उसके पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। लेट से आपने 500 मांगे थे, उस पर 400 होंगे, 100 कम पड़ रहे थे। हालांकि उसे उन पुस्तकों की बहुत आवश्यकता थी, मीन्स वो नीडी है ना, ये भी पता चल रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उस पर अतिरिक्त पैसे देने के लिए दबाव डालेंगे, ना भाई मुझे तो क्रिकेट किट लेनी है, तू ले पाए पूरे पैसों में तो पूरे पैसे दे दे, नहीं तो मैं किसी और को भेज दूंगा। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर के इमोशंस, आपके अंदर की फीलिंग्स, दूसरों को हेल्प करने वाला नेचर इसमें दिखाई नहीं देता है। कह रहा है दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे कम पैसे देने के लिए कहेंगे। दोनों आवश्यकता मतलब आपकी आवश्यकता है किट खरीदना, वो भी पूरी हो जाएगी, और उसकी आवश्यकता है उन किताब, वो भी उसे मिल जाएगी। ठीक है नंदिनी, समझ में आई बात? तो दोनों आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे कम पैसे देने के लिए कहेंगे। मुझे लगता है ये सही हो सकता है, ये 6 लग गया, ये बी होगा। अगले में कह रहा है मुफ्त में पुस्तकें देकर उनकी मदद कर देंगे। अगले में कह रहा है पुस्तकें नहीं देंगे, तो ये तो गलत हो गया। अब एक बात बताइए कि नीड तो इसकी भी है, वो अपनी पुरानी पुस्तक बेच रहा है, तब क्रिकेट की किट खरीदेगा। बहुत पैसे वाला होता तो ना तो वो पुरानी पुस्तकें बेचने जाता, है ना इस बात का इंतजार करता कि किताबें बिक जाएंगी तब क्रिकेट किट खरीदूंगा। अच्छा, क्योंकि किताबें बेच रहा है पुरानी वाली, तो इसका मतलब ये भी पक्का है कि वो विद्यार्थी ही है ना नंदनी शर्मा? इसका मतलब वो विद्यार्थी ही है, मतलब जॉब गोअर तो है नहीं, जॉब पे तो नहीं जा रहा है जो उसे कमाई मिल रही हो, कहीं से पैसा आ रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुफ्त में दे दे तो उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। उसका तो हो जाएगा किताब लेने वाले का, लेकिन इसका नहीं होगा। तो दोनों का पर्पस किस में सॉल्व हो रहा है? इसमें। तेरे पे कुछ कम पैसे, कोई बात नहीं, दे जा, उसे मैं अरेंज कर लूंगा, लगा दूंगा, अपनी क्रिकेट किट खरीद लूंगा, तेरा भी काम डन और मेरा भी काम डन। दीपू सिंह, हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन दीपू, व्हाट अबाउट यू? कैसे हैं आप? ठीक है, राइट, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला सवाल। आपको अपने कार्यस्थल पर एक समस्या है, प्रॉब्लम है, जो आपको वास्तव में परेशान कर रही है। आप क्या करेंगे? यू हैव अ प्रॉब्लम एट योर वर्क प्लेस दैट इज रियली बॉदरिंग यू, व्हाट वुड यू डू? क्या करेंगे बताइए? कोशिश करेंगे और इसे तुच्छ समझकर उपेक्षा करेंगे कि ऐसी चीजें तो होती रहती है। एक्चुअली बहुत से लोग हमें ये सिखाते हैं कि लेट गो करो, लेट गो करो, जो घट गया जाने दो, हो गया यार, किसी ने बेइज्जती कर दी, जाने दो, उससे ज्यादा सोचोगे तो दिक्कत होगी आपको, जाने दो। बट जाने दो वाला बिहेवियर जो है ना कहीं हमारे इस जगह पर काम नहीं करता, जब हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के सवाल के जवाब देते हैं। क्योंकि जब आप जाने देते हो तो उस समस्या का समाधान नहीं होता, उस समस्या का समाधान नहीं होता। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉब्लम है, वहां पर क्या समस्या है आपकी? हो सकता है कि आपको किसी ने वहां पर परेशान किया हो, ह्यूमिलेट किया हो, आपको डिसरिस्पेक्ट किया हो। आपने कहा जाने दो यार, किया तो किया, जाने दोगे तो वो कल फिर करेगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि आप रिएक्ट तो करते नहीं हो, हैं, आप उसको दोबारा जवाब तो देते नहीं हो, तो वो दोबारा करेगा। तो इसका मतलब ये है कि लेट गो नहीं करना, तुझ समझ के कि चलो ऐसी चीजें तो होती रहती है, यहाँ नहीं करना, हमारे यहाँ पे। अगले में कह रहा है अपने परिवार में सभी से पूछेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। मतलब ऑफिस का काम परिवार तक ले गए, आपने पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को मिक्स कर लिया। दूसरी चीज, परिवार से सलाह मांग रहे हैं, इसका मतलब यू आर नॉट एफिशिएंट इनफ कि खुद डिसीजन ले पाए इस चीज के लिए, तो ये भी गलत हो गया जी, है ना? जो भी बता रहे थे गलत कर बैठे आप लोग। समाधान खोजने के लिए शांति से बैठेंगे। अगले में कह रहा है अपने सहकर्मियों को अपने करीबी दोस्तों के सामने अपशब्द कहेंगे। मतलब अपने जो नियर एंड डियर फ्रेंड्स होंगे उनके सामने अपने जो कलीग्स हैं उनको गालियां देंगे, वो ऐसा, ये ऐसा, और संतुष्टि मिलेगी। उससे क्या होगा
क्या प्रॉब्लम का समाधान हो पाया? नहीं। तो इसका मतलब बचा ऑप्शन सी। अब ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है समाधान खोजने के लिए शांति से बैठेंगे, मतलब उसका क्या समाधान है? समाधान खोज रहे हैं हम शांति से। जब आप बिल्कुल काम एकदम शांत दिमाग से सोचते हैं, चीजें तभी आपकी शेप आउट होती है, शेप में आती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट वन। चलिए अगला सवाल देखेंगे क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पार्किंग क्षेत्र में हैं और अचानक बिजली चली जाती है और अंधेरा हो जाता है, आप क्या करेंगे? आपके पास एक कार थी, गाड़ी वो कार नौकरी लगने के बाद होगी, वो तो सब पे होगी मुझे पता है। हाँ, पहली 1 साल के अंदर ही निकाल देंगे सारे के सारे। कुछ लोगों की शादी में मिल जाएगी, कुछ लोग जाते ही ले लेंगे, कुछ 1 साल बाद ले लेंगे। फिर मॉल्स में घूमेंगे, पार्किंग में एक दिन गाड़ी खड़ी थी, पता चला लाइट चली गई, ब्लैकआउट एकदम। पार्किंग तो वैसे भी बेसमेंट में होती है ज़्यादातर, तो अंधेरा हो ही जाता है। ऐसे केस में क्या करेंगे? पहला, कोशिश करेंगे और आसपास के किसी व्यक्ति की मदद लेंगे। वो व्यक्ति भी तो अंधेरे में है, उससे क्या मदद लेनी है? धीरे धीरे अपने वाहन की ओर जाएंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे कदम, जितना दिख रहा है उतना अपने गाड़ी की तरफ पहुंच जाए। क्या फ़ायदा होगा? गाड़ी के पास पहुंचकर सेफ महसूस करेंगे कि साहब मैं अंदर भी बैठ सकता हूँ। दूसरी चीज़, गाड़ी में लाइट होती है, वो जल जाएगी तो उजाला हो जाएगा। मुझे सही लग रहा है। मदद के लिए चिल्लाएंगे, बचाओ बचाओ बचाओ, अंधेरा हो गया। वाह जी वाह, छोटे बालक हो तुम तो। लाइट आने तक की प्रतीक्षा करेंगे, जब तक लाइट नहीं आती तब तक मैं नहीं निकाल रहा गाड़ी, जबकि आपकी गाड़ी में लाइट है। तो आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? ऑप्शन बी की कर रहे हैं। आपका करेक्ट आंसर बन जाता है नो हेमंत। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेंगे क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपका कोई मित्र लापरवाही से काम लेते हुए आपके कैमरे को गिराता है, आप क्या करेंगे? मतलब एक कैमरा है आपके पास, आपके दोस्त के पास, आपका कैमरा आपके दोस्त के पास है, लापरवाही से उसने वो गिरा दिया, अब क्या करोगे? सच्चाई बताना, एकदम नहीं झाड़ दोगे उसे? हैं बेवकूफ़ है तू, तुझे पता है 1 लाख का आया था, बर्बाद कर दिया। हो सकता है खरी खोटी दो चार अपनी भाषा में सुना दे, उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन कर दे, ऐसा भी हो सकता है। बट क्या उसने वो काम जान के किया? नहीं, गलती से ही हुआ। तो क्या कहता है? पहला, कि उसे एक नया कैमरा खरीदने और उसे बदलने के लिए कहेंगे, भैया मेरे लिए तो नया ला दे तू। मतलब आपने कहीं ना कहीं उसे पनिश कर दिया इस बात के लिए, जो उससे गलती हुई थी उसके लिए, गलती हुई थी उसके लिए आप पनिश कर रहे हो कि नया ला के दे मुझे। हम्म? अगले में कह रहा है उसके साथ कभी कोई संबंध नहीं रखेंगे, अब तू बाहर में जा, तूने मेरा कैमरा कैसे गिराया, मुझसे कभी जीवन में बात मत करियो, तूने मेरा 1 लाख का नुकसान किया है। तुम लोग हंसते नहीं हो बिल्कुल भी हैं? मैं तुमसे कितनी ह्यूमरस वे में क्लास पढ़ा रहा हूँ, समझाने के लिए हर हद तक जा रहा हूँ। हंसते नहीं है कोई भी, मुस्कुराते नहीं है, मुस्कुराइए, आप शोभ सर की क्लास में हैं। हाँ जी, अगले में कह रहा है अधिक नाराज, उसके साथ कभी कोई संबंध नहीं रखेंगे, ये तो खत्म हो गया। विल बी वेरी एंग्री, अधिक नाराज होंगे, बहुत गुस्सा करेंगे उसमें, बहुत गुस्सा करेंगे। या फिर कह रहा है ऐसी नाजुक चीजों को संभालते हुए उसे सावधान रहने के लिए कहेंगे, भैया सावधान रहा कर, उसे सलाह दे रहे हैं अगली बार से ऐसी गलती ना करे इससे। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। अरे वाह, इतनी सारी इसमें हंसते हैं आप लोग, अच्छा मुझे नहीं पता था, अब देखा मैंने, बहुत हंसते हैं। तो मतलब किसी किसी के तो आंसू निकल गए हंसते हंसते, वो किसी के दांत तो किसी की आंख। चलिए बहुत बढ़िया, तुम सब प्यारे प्यारे बच्चे हो। देखो जरा अगला सवाल क्या कहता है, जब एक महत्वपूर्ण कंपनी नीति में सूचनाओं का संचार होता है तो आप किस प्रकार का माध्यम चुनेंगे? व्हेन कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन इन एन इम्पोर्टेंट कंपनी पॉलिसी व्हाट टाइप ऑफ मीडियम वुड यू चूज? क्या आप जानते हैं? अच्छा, इमोजी नहीं भेजते हैं सर, हम सच में मुस्कुरा लेते हैं और हंस लेते हैं। चलो ये बहुत अच्छी बात है हेमंत, मुस्कुराइए। अरे इतना भी नहीं मुस्कुराना। गुरुजी एक वर्ड दिल को छू रहा है, कौन सा रविंद्र बताओ, मुझे भी बताओ कौन सा वर्ड है जो दिल को छू रहा है, उसे निकाल के फेंक देंगे यहाँ से, दिल को छू रहा है। क्योंकि दिल के मामले आजकल बहुत सामने आ रहे हैं, देखते हो ना, फटाफट हार्ट अटैक आ जाता है चलते फिरते आदमी को, दिल को नहीं छूने देंगे। जल्दी बोलो कौन सा शब्द था वो? 20 का डी आंसर दे रहे हैं। अब देखो,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक महत्वपूर्ण कंपनी नीति में सूचनाओं का संचार होता है, मतलब जब आप इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन करते हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ मीडियम वुड यू चूज, कौन सा मीडियम आप चूज करेंगे, मौखिक या फिर लिखित? तो मैं आपको बता देता हूँ अपनी तरफ से कि जो ऑफिशियल और फॉर्मल कम्युनिकेशन माना जाता है और जो प्रूव्ड, जो साक्ष्य के साथ माना जाता है, वो होता है रिटन कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा कि आज के युग में जब एआई आ गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी अधिकारियों के जो वार्तालाप होते हैं वो रिटन होते हैं। बहुत बड़े डिसीजन जब लेने होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं दंगा हो गया, अब आप वहाँ के अधिकारी हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं और ऊपर मुख्यमंत्री तक ये लेवल पहुंच गया, ऐसा दंगा हुआ कि आपने खबर भेजी मुख्यमंत्री कार्यालय, सब ऐसा ऐसा दंगा हुआ है, विद्रोही आ गए हैं, ऐसे ईंट पत्थर फेंक रहे हैं, आगजनी हो रही है। वहाँ से आदेश आए कि साहब ऐसा करो, आप आंसू गैस के गोले छोड़ो या फिर लाठीचार्ज करो या फिर हो सकता है हवाई फायरिंग करने के आदेश आए। तो ये मौखिक तौर पर नहीं होते हैं, ये लिखित होते हैं। पता चला कि वहाँ से आदेश दे दिया कि साहब आप हवाई फायरिंग करो, आपने कर दी, मौखिक तौर पे आदेश मिला, बाद में कहा हमने तो नहीं कही थी। अब आप क्या कहोगे, बताओगे सर आपने कही थी, कहाँ है प्रूफ आप पर? तो वो लिखित में होता है सब कुछ, ठीक है, सब लिखित में होता है। तो केवल लिखित संचार, तो केवल लिखित। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ऐसा वर्बल, मतलब जैसे कोई सिचुएशन हुई, वहाँ से बोला गया आप लाठीचार्ज कर दो, तो वहाँ से मौखिक तौर पे बोला, उसके बाद ऑर्डर भी आए, दोनों काम होते हैं। सिर्फ मौखिक तौर पर आप नहीं मानोगे, ऑर्डर लिखित में आने के लिए वेट नहीं करोगे इतना, है ना, दोनों काम होते हैं। इसलिए आंसर आएगा लिखित एवं मौखिक दोनों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिटेन इसलिए क्योंकि कोई बात से पलट ना जाए, इसलिए। राइट, बहुत सही, बहुत बढ़िया। कहता है एक बस में आपको एहसास होता है कि किसी ने अपना पर्स छोड़ दिया। पर्स वॉलेट की बात हो रही है, जिसमें पैसे होते हैं, कुछ जरूरी कागजात होते हैं, एटीएम्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड्स होते हैं, उनकी बात हो रही है। आप क्या करेंगे? सच सच बताना, क्या करोगे, सच सच बताओ। सच्ची पूछता हूं मैं आपसे। भिखारी को दे देंगे? क्यों? क्यों दे दोगे, क्या वो उसकी संपत्ति थी? इसे बस कंडक्टर को सौंप देंगे? क्यों, क्या वो उसकी संपत्ति थी? उसके संपर्क नंबर को खोजने और मालिक को सूचित करने का प्रयास करेंगे? पर्स को वहीं छोड़ देंगे, तो भैया मैं कुछ नहीं कर रहा, कोई और ले जाना। वाह, सरेंडर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। आई होप पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गई ये बात सभी के? बताइए, कोई दिक्कत, समस्या, कष्ट तो नहीं है इसमें आप? अगला सवाल पढ़िए। आप अपनी दिनचर्या के एक भाग के रूप में देर शाम सड़क के पास जॉगिंग कर रहे थे। अचानक आपने एक महिला की चीख सुनी जो बुरी तरह से घायल हो गई थी, और एक चेन स्नेचर मोटरसाइकिल से भाग रहा था, चेन खींचने वाला। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप अपनी टी शर्ट फाड़कर महिला के शरीर के घायल किस हिस्से को बांध देंगे, 102 डायल करेंगे, करने के लिए मदद एम्बुलेंस को बुलाएंगे तथा स्थानीय पुलिस को स्नेचर के बारे में सूचित करेंगे। कंप्लीट पैकेज दे दिया इसने, सब कुछ दे दिया, बिल्कुल सही है। फिर भी मैं अगला पढ़ देता हूँ। स्नेचर की नंबर प्लेट को नोट करके पीड़ित के परिजनों को सूचित करेंगे कि भाई साहब आप संभालो, मैं तो जा रहा हूँ जॉगिंग के लिए। अगले में कह रहे आप अपराधी को पकड़ेंगे? क्यों, आप पुलिस वाले हो, उसका पीछा करेंगे, अपराधी को पकड़ेंगे, सलाखों के पीछे भेज देंगे। वाह, इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता। जब आंसर मिल चुका है तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट वन। मैं इन प्रश्नों की बात कर रहा था, डिसीजन मेकिंग में ये क्वेश्चंस भी आते हैं और ये देखने को भी मिले पेपर में, तो आइए इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, ये बड़े आसान होते हैं, है ना। देखो, इसने कहा किसी संगठन में, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश दिखा दूं एक बार, उसके बाद लौट कर हिंदी में आऊँगा। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, बिकॉज आई कैन रीड इन ओनली वन लैंग्वेज, ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, सो आई विल प्रेफर हिंदी टू रीड। कह रहा है किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए निम्नलिखित मापदंड है, मतलब कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की भर्ती करनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए फॉलोइंग कंडीशंस हैं। मैंने इंग्लिश कर देता हूं, दोनों भाषा वालों को समझ में आ जाएगा। पहला, न्यूनतम 65% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियर या एमसीए होना चाहिए, है ना, मतलब कंप्यूटर इंजीनियर हो या एमसीए हो 65% के साथ में। आगे कहता है
उम्मीदवार ने चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो। चयन परीक्षा क्या होती है? एंट्रेंस एग्जाम, उसमें कम से कम 50% हो, उससे कम ना हो। अगले में क्या कहता है कि उम्मीदवार ने साक्षात्कार में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए हो। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू की बात कर रहा है। उम्मीदवार की आयु 1 अक्टूबर 2005 को 21 वर्ष से कम, 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए, ना 21 से कम ना 30 से ज्यादा। कब? 1 अक्टूबर 2005 को, ना कि 2025 को। ध्यान रखना, आज से कैलकुलेट नहीं करना है। सर आप एसएससी जीटी में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि वहां पर दूसरे सर पढ़ाते हैं, एज सिंपल एज दैट। रीजनिंग है अभी। आगे कह रहा है, हाँ ये 4 कंडीशंस हो गई, पढ़ लिया आपने। अब ये क्या है भाई? ए और बी, ये रियायत है, ये रियायतें हैं। रियायत मतलब क्या होता है सर? जब ऊपर की 4 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन कोई व्यक्ति फुलफिल ना कर पाए तो उसको कुछ रियायत बांट देंगे कि ले भाई ये खैरात में है तेरे लिए, ऐसा कुछ। जैसे जैसे ए क्या कहती है? उपरोक्त फर्स्ट की बात करती है। उपरोक्त फर्स्ट मतलब कि हमें 65% चाहिए थे, वो भी कंप्यूटर इंजीनियर होना चाहिए था या एमसीए। मान लो कोई व्यक्ति इस फर्स्ट शर्त को पूरी नहीं करता है तो क्या होगा? लेकिन 70% अंकों के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर मांग लिया। अब यदि कंप्यूटर नहीं है, एमसीए नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर चल जाएगा। लेकिन परसेंटेज कितनी चाहिए होगी अब? 70। पहले कितनी मांग रहे थे हम? 65। क्योंकि वो इसे पूरा नहीं कर रहा, वो कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है, एमसीए नहीं है, तो आप 70% ला के दिखाओ और आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होने चाहिए, तो मामला जीएम को भेज देंगे। ठीक है। ऐसे ही बी की बात कर रहा है। बी कर रहा है उपरोक्त सेकंड। सेकंड मतलब क्या? कि चयन परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम में 50% चाहिए। मान लो कोई नहीं ला पाया, किसी कारणवश कम रह गए, तो कह रहा है लेकिन सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो। वर्किंग एक्सपीरियंस मांग लिया कि तुम 50% नहीं ला पा रहे एंट्रेंस एग्जाम में, कोई बात नहीं, आप 2 साल का अनुभव होना चाहिए आपको। तो हम आपका मामला कहां भेज देंगे? अध्यक्ष भर्ती के पास भेज देंगे। यहां पर हाँ जीडी वाले ले सकते हैं पूनम, बिल्कुल ले सकते हैं। यूपीएसआई के लिए भी सही है ये, बिल्कुल, ये तो सबके लिए सही है, ये सबके लिए सही है। डिसीजन मेकिंग आप सब पढ़ लो इसमें, ठीक है। हाँ जी, तो अब ये सब कुछ जितना ज़्यादा हम दिमाग में सेव कर पा रहे हैं उतना बेहतर है हमारे लिए। एक बार मेरे साथ बोलो, एमसीए या कंप्यूटर इंजीनियर 65% से चाहिए, उसे एंट्रेंस एग्जाम में 50% चाहिए, उसे इंटरव्यू में 40% चाहिए, उसकी एज 21 से 30 के बीच में रहनी चाहिए, वो भी अक्टूबर 2005 तक, और फिर रियायतें हैं। बस इतनी बात याद रखनी है। अब आते हैं सवाल पर। सवाल कैसा आएगा ये देखिएगा। ये आ गया सवाल। कहता है संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है। सर हमें तो कंप्यूटर चाहिए था या एमसीए चाहिए था, वो सिविल है, तो इसका मतलब वो कहां चला गया? इसमें चला गया। 70% चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, तो मामला जीएम भर्ती को भेजेंगे। लेकिन वो तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी नहीं है जी, वो तो सिविल इंजीनियर है। तो क्या ये मामला हम जीएम के पास भेज पाएंगे? आप बताइए मुझे, क्या ये मामला हम जीएम के पास भेज पाएंगे? कि सर नहीं भेज पाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी शर्त पहली वाली पूरी नहीं हो रही, कि वो ना तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो पा रहा, ना कंप्यूटर, ना ही एमसीए, तो मैं इसका चयन नहीं करूंगा। अब ये भले ही कुछ भी करता रहे, सारी चीजें फुलफिल कर दे, फिर भी मैं इसका चयन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि इसने मेरी पहली शर्त पूरी नहीं की। मैं रेलवे फाउंडेशन में पढ़ रहा हूं, पर आपसे रीजनिंग पढ़ने जरूर आता हूं। चलिए थैंक यू, ये प्यार है बेटा आपका, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे भले ही सारी शर्तें पूरी कर दे, लेकिन उसने ये नहीं करी। ये क्यों नहीं करी? क्योंकि वो सिविल इंजीनियर हो गया। हमारे यहाँ क्या क्या चल सकता था? कंप्यूटर, एमसीए या फिर इलेक्ट्रॉनिक, 3 चल सकते थे, बाकी नहीं। अगला सवाल देखिए, अगला क्या कहता है? कहता है कि मोदी जय ने वर्ष 1998 में 22 वर्ष की आयु पूरी की। 98 में 22 वर्ष का, तो 2005 में 7 साल और जोड़ दो, 22 और 7 29 साल का हुआ। 30 का तो अभी हुआ नहीं ना पूरा, तो मतलब एज क्वालिफाई हो गई, डन। 70% अंकों के साथ एमसीए कर लिया, वेरी गुड। 60 चाहिए थे हमें,
एमसीए या कंप्यूटर इंजीनियर 60 में होना चाहिए, वो 70 से कर रहा है, डन, दूसरी शर्त पूरी हो गई। उन्होंने साक्षात्कार में 55 लिए, साक्षात्कार में केवल 40 चाहिए थे, 55 ला रहा है, डन, तीसरी शर्त पूरी हो गई। चयन परीक्षा में 55 लिए, 50 चाहिए थे, 55 ला रहा है, डन, पूरी हो गई। वर्ष 1999 में प्रोग्रामर के रूप में एक आईआईटी कंपनी में शामिल हुआ और दिसंबर 2002 में एनालिस्ट के रूप में पदोन्नत हुआ। कोई मतलब नहीं इन बातों का, क्योंकि वो मेरी सारी मतलब चारों शर्त पूरी कर चुका है, ग्रेजुएशन वाली भी, एंट्रेंस में परसेंटेज लानी भी, इंटरव्यू वाली भी और एज वाली भी, चार ही शर्तें थी मेन, पूरी हो गई हैं, तो उसका चयन कर देना चाहिए। यदि उम्मीदवार का चयन करना है तो ऑप्शन सी, कोई रियायत नहीं देनी इसको, क्योंकि ये सब कुछ फुलफिल कर रहा है, तो कोई रियायत की जरूरत ही नहीं है। सर नोट्स बनाए, बेटा इतने बड़े बड़े क्वेश्चन के नोट्स कैसे बनाओगे? सर ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही हार्ड नहीं लग रहे? ये हार्ड कहानी है, सिर्फ पढ़नी है और याद रखनी है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, चलो अगला सवाल देखो, मैं देखता हूं कितने लोग सही जवाब देते हैं इसका। ठीक है, अंकित ने बीएससी आईटी में 80% अंक और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 78% अंक प्राप्त किए। देखो हमें क्या चाहिए था, हमें या तो कंप्यूटर इंजीनियर चाहिए था, वो इसने नहीं बताया, या फिर हमें एमसीए चाहिए था, वो इसने नहीं बताया, बल्कि आईटी में बताया, बीएससी बताया, वो भी आईटी में, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन उसने आगे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग बता दी 78% के साथ, तो इसका मतलब जो व्यक्ति ये शर्त पूरी नहीं कर पाया, कंप्यूटर इंजीनियर एमसीए नहीं हो पाया, वो क्या होना चाहिए सर? 70% के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। तो देखो ये हो गया ना, ये हो गया ना, आप देखो जरा कहाँ गया, ये देखो 78% के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो गया। तो ऐसा मामला किस पर भेजते हैं? जीएम के पास, लेकिन अभी भेजना मत, है ना, आगे पढ़ो। चयन परीक्षा और साक्षात्कार में उसके अंक क्रमशः 55 और 60 थे, तो ठीक है, एक में 50 चाहिए थे, एक में 40, इसमें दोनों में ही ज्यादा आ रहे हैं, क्वालिफाई। ये वर्ष 2001 से सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम कर रहा है, 1 से लेके 5 तक कर रहा होगा, क्योंकि 2005 तक का डेटा एम्प है, यानी कि 4 साल का अनुभव हो गया। उम्र हो गई 19 अप्रैल 1980 को जन्मतिथि है इसकी, तो 2005 तक कितनी साल का हो गया? अरे सर ये तो 25 साल का ही हुआ केवल, तो इसका मतलब सही है, उम्र में आ रहा है। तो देखो जीएम तक पहुंच गया मामला, पहली बात, पहली शर्त क्वालिफाई। साक्षात्कार और चयन परीक्षा के अंक हो गए, 3 शर्त क्वालिफाई हो गई, एज आ गई, चौथी शर्त क्वालिफाई हो गई, लेकिन रियायत के साथ। रियायत क्या थी? जीएम के पास भेजना है, जीएम के पास भेजना है, तो मामला ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद है समझ में आ गई है बात सभी के, कोई दिक्कत समस्या कष्ट नहीं है इसमें। उसी पर आधारित एक और सवाल, विजय कंप्यूटर इंजीनियर है, चलो ये तो क्वालिफाई हो गया, नहीं कहाँ हुआ सर? 60% चाहिए थे, 60% का तो जिक्र ही नहीं है। वर्ष 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा 72% के साथ उत्तीर्ण की। हाँ अब क्लियर है, कंप्यूटर इंजीनियर हुआ कितने परसेंट से? 72% से क्वालिफाई हो गया। हमें 60 चाहिए थे ना कंप्यूटर इंजीनियर के। अच्छा 2003 में 22 साल की उम्र थी उसकी, तो 2005 में 2 साल और बढ़ा दो, 24 का हो गया, यानी कि उम्र में भी क्वालिफाई हो गया, 2 क्वालिफाई। चयन परीक्षा में 70%, ओहो बहुत बढ़िया, क्वालिफाई। साक्षात्कार में 48%, देखो ना साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में कितने चाहिए थे आपको? इंटरव्यू में कितने चाहिए? अरे कहाँ गया, हाँ इंटरव्यू में कितने चाहिए थे? 40, तो ये भी क्वालिफाई हो गया, इसका मतलब ये भी क्वालिफाई हो गया ना भाई, इसका मतलब, क्योंकि उसके तो 48 आ रहे हैं। सब कुछ क्वालिफाई जब कोई व्यक्ति कर जाता है, तब ऐसे केस में उसका चयन कर देना चाहिए, और चयन कर दिया जाए तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। सर बेहतर समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात। बेटा 30 प्रश्न कराने, मुझे 4 और रह रहे हैं, बस क्लास खत्म होने वाली है, धैर्य रखिए। चलो फिर से एक सवाल वैसा ही आ गया, जरा ध्यान से देखिएगा। आपका सहपाठी जो आमतौर पर हर समय बहुत ऊर्जावान और खुश रहता है, आज वो बहुत उदास और परेशान दिखता है, आप क्या करेंगे? अपना काम जारी रखेंगे, मुझे कोई मतलब नहीं है? अपने किसी मित्र से कहेंगे जाकर उससे बात करें, क्यों तुम नहीं कर सकते? उसके पास जाएंगे और कारण पूछेंगे, बात सही है। उसके आने का इंतजार करेंगे और कारण पूछेंगे, मतलब वो आए हमारे पास तब पूछेंगे? नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, है ना। अब तो इतने होशियार हो गए, छोटे मोटे सवालों को तो उड़ाकर ही रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप एक नदी के पास से गुजर रहे हैं और आप
तैरना जानते हैं, मतलब पहले ही मेंशन कर दिया कि आप तैरना जानते हैं। आप एक नदी के पास से गुजर रहे हैं और आप तैरना जानते हैं, अचानक आपको एक डूबते हुए बच्चे की चीख सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, ऐसा करके कुछ। ये देखने के लिए प्रतीक्षा करेंगे कि क्या कोई अन्य व्यक्ति मदद के लिए मौजूद है। वाह, तुम खड़े हो, तैरना भी जानते हो, दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे हो। उसे बचाने के लिए नदी में गोता लगाएंगे। यस, पेशेवर गोताखोरों की तलाश करेंगे कि भाई कोई प्रोफेशनल आ जाए, वो बचा ले, तब तक मर जाएगा बेचारा। बच्चे के माता पिता को सांत्वना देंगे, अंकल आंटी कोई बात नहीं, ये तो एक ही था। वाह भाई वाह, कितने सेंसलेस हो। मतलब ऑप्शन बी इज दी करेक्ट वन। नेक्स्ट, ट्रेन में यात्रा करते समय आप देखते हैं कि कुछ कॉलेज छात्र अपने वांछित स्थान पर उतरने के लिए अलार्म चेन खींच रहे हैं, वो चेन पुलिंग कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? कुछ यात्रियों की मदद से उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे, करना ही चाहिए। उन्हें चेन खींचने देंगे लेकिन उसे खराब होने से रोकेंगे, मतलब खराब ना हो जाए चेन। वाह भाई वाह, खींचने देंगे, लेकिन क्राइम हो है, ये क्राइम होता है चेन खींच देना अपने सुविधा अनुसार। ट्रेन के रुकते ही गार्ड को सूचित करेंगे, तब तक तो वो भाग जाएंगे भाई, है ना। मतलब जो क्राइम था वो तो हो गया ना, आपने होने दिया ना, उसके बाद सूचित कर। शांत रहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे, मुझे कोई मतलब नहीं है, आंसर आएगा ये। बहुत सारे यात्री हैं, उन्हें साथ में लेंगे, कॉन्फिडेंस में लेंगे और उन्हें रोकेंगे कि ये गलत कर रहे हैं आप। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, देखें ध्यान से क्या कहता है। आप एक प्रतिष्ठित 5 सितारा होटल में, 5 स्टार होटल में ईमानदार और समर्पित प्रबंधक है, मीन्स मैनेजर हैं। आपको गुवाहाटी शाखा के मुख्य प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसे विकसित करने की आवश्यकता है, डेवलप करने की आवश्यकता है, और आपकी सैलरी भी बढ़ा दी गई है। आप क्या करेंगे? अरे चले जाएंगे, विकसित करेंगे और क्या करेंगे भाई, सैलरी बढ़ा दी और क्या चाहिए। चलो पढ़ो आगे। कह रहा है आप इसे 2 महीने तक आजमाएंगे और देखेंगे कि ये कैसा चलता है। तो मतलब फिर आपका क्या काम रहा, जब देखना ही है आपको चल रहेगा तो रुकूंगा, नहीं तो भाग जाऊंगा, ऐसा ही तो लग रहा है कुछ ना कुछ। आप चुनौती स्वीकार करेंगे और योजना के साथ आगे बढ़ेंगे, सही लग रहा है। आप एक और प्रस्ताव स्वीकार करेंगे, नौकरी छोड़ देंगे, मतलब कहीं और चले जाएंगे। आप सीमित संसाधनों का पालन करेंगे, अपने स्थान पर किसी और को भेजने के लिए वरिष्ठ को मनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप स्केप कर रहे हो, प्रॉब्लम से पीछे भाग रहे हो, किसी और को भेजने की कह रहे हो। तो इसका मतलब आप चुनौती को स्वीकार करेंगे और योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं मेरे साथ, जैसा कि मुझे पता चलता है। क्या आपको मैं समझा पा रहा हूँ जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ? मशीन इनपुट मान सकता हूँ, आपके थोड़ा सा बाउंस गया होगा, लेकिन मेंस वालों के तो नहीं गया, क्योंकि वो तो तैयार होंगे इसके लिए। बाकी और बच्चे जो जुड़ गए उनसे पूछ रहा हूँ, क्या ये डिसीजन मेकिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है? कोई दिक्कत समस्या कष्ट तो नहीं है इसमें? कोशिश करता हूँ व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली मैं चीज़ों को आपको समझा पाऊँ, कम से कम बात करके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई आपको दे पाऊँ। दीपक यादव कह रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अश्विनी कुमार भी कह रहे हैं मतलब समझ में आ रहा है। सर कितने क्वेश्चन आएंगे प्लीज बताइए बेटा। सीजीएल मेंस में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से। सब समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। हाँ, यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, आप ले सकते हैं इसको। नितिन शर्मा, वेरी नाइस सेशन। पीसीएस के लिए हाँ बिल्कुल ले सकते हैं हेमंत आप, क्योंकि ये सिविल में आता है। एसआरटी वाले भी आ गए यहाँ पर, निखिल जानते हो इसका लाभ, मुझे पढ़े हो आप मुझसे कहीं ना कहीं। विनीत कुमार, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई। तो कल हम लोग सिलोगिज्म पढ़ रहे होंगे। सिलोगिज्म के आपको 2-3 प्रश्न देखने को पेपर में मिलते ही हैं, और क्योंकि ये मेंस का एग्ज़ाम है, एसएससी सीजीएल मेंस, तो वहाँ पर हम पॉसिबिलिटीज़ को थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम संभावना वाले सवाल, और संभावना वाले सवाल एसएससी खूब पूछने लगा है, तो उनको हम लोग रखेंगे, और दूसरे तरीके भी क्वेश्चंस रखेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ संभावना ही होंगी। तो कल सिलोजिज्म को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे 30 प्रश्नों के साथ में। कल का सेशन शायद इतना बड़ा ना हो पाए, क्योंकि सिलोजिज्म तो जल्दी हो जाते हैं, गोले बनाने हैं, निष्कर्ष निकालना है। आप पढ़े हुए तो हो ही सारे के सारे, है ना। चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।